हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात करते हैं एक केमिस्ट्री की न्यू ब्रांच। न्यू ब्रांच तो नहीं कह सकते हैं, काफ़ी ब्रॉडली काफ़ी एप्लीकेबल फुल ब्रांच है और उनका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में आप लोगों को पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कार्बन के कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। और उसकी बेसिक आइडिया जो है हम लोगों ने छोटे क्लास से लेकर के आए हुए हैं। जैसे कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं, कार्बन टेट्रावैलेंस कंपाउंड टेट्रावैलेंस वैलेंसी शो करते हैं। और कार्बन के कंपाउंड जो है कार्बन कार्बन के साथ खुद स्वयं जो है फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, बहुत सारे लार्जेस्ट मतलब कि एलिमेंट हैं जिनके साथ वो कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो उसी में हम लोग देखो, अब कार्बन के कंपाउंड जो है उनके हम लोग वे को समझना चाहते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग कार्बन के कंपाउंड का, जैसे कि कोई सिंथेसिस हुआ, कोई कार्बन ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं रिसर्च में, तो उस कंपाउंड को फिर काम करने के बाद उसको एक थ्योरेटिकल वे में रिप्रेजेंट करना है। थ्योरेटिकल वे में रिप्रेजेंट करने का मतलब है जो पीएचडी नहीं कर रहा हो, ठीक है, जो रिसर्च के फील्ड से उसके कोई दूर दूर से नाता नहीं हो, लेना देना नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई करने से जो है वो अपना मतलब कि किसी चीज़ को समझना चाहता चाहता हो। ठीक है। तो उनके लिए एक प्रॉपर वे में पेपर पब्लिश होते हैं, जिसे कहते हो आप रिसर्च पेपर। ठीक है। तो उनको फिर थ्योरेटिकल वे में प्रेजेंट करने के बाद उनको फिर एक किसी जर्नल में पब्लिश किया आता है। ठीक है। फिर जर्नल में पब्लिश करने के बाद फिर उसको बुक के रेफरेंस में डाले जाते हैं कि ये न्यू कंपाउंड जो है इस समय में जो है इस लेबोरेटरी में, मतलब कि जहाँ उनके रिसर्च होते हैं उनका नाम दिया जाता है, उसको अप्रूवल मिलते हैं। ठीक है। तो उनके ऊपर फिर उसके हम लोग को, जैसे कि हम लोग थ्योरेटिकल जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकल वे में जो है हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो बाद में हम लोग रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो फिर उसको यूज करते हैं कि हाँ इस तरह के प्रोसीजर फॉलो किए गए थे। तो हम लोग आज बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब ये मीनिंग्स ये होता है कि रिएक्शन का जो प्रोसीजर जो होते हैं, जिसे हम लोग थ्योरेटिकल वे में समझ सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे तो आपको टेम्परेचर, ये आपको इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर, सॉल्वेंट वगैरह वगैरह जो भी है, कैटलिस्ट, सभी को हम लोग को वहाँ पर देखने होते हैं। उसी चीज़ को हम लोग को जितने भी कंसाइज वे में, ठीक ना, थ्योरेटिकल वे में हमको रिप्रेजेंट करना होगा समझने के लिए। ठीक ना। उसको हम लोग अप्रोच लगा करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसी के हम रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग यही स्टडी करते हैं, उनका मैकेनिज्म, उसका क्या क्या पाथ होंगे, क्या क्या जो है उनके उनके प्रोडक्ट जो काइनेटिक कंट्रोल होंगे या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होंगे, ठीक है ना, उनके पाथ को, वो रिएक्शन प्रोसीड कैसे किए होंगे, इसे हम लोग थ्योरेटिकल वे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम लोग फुल एनर्जी के साथ हम लोग जो है पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पहले आज बेसिक आइडिया क्या क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म में, आपको जो है ये देखना है। और बात करूं मैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बुक की बात करूं, अगर जो आपको बुक पढ़ने का ज़्यादा शौक है और उनके क्वेश्चन लगाने के ज़्यादा शौक है तो सभी, शायद सभी कोई सुने भी होंगे। और क्लेडन जो है, क्लेडन बुक आती है, उसके बाद आपका ये कैरिसनबर्ग, ठीक ना, कैरिसन सैंडबर्ग, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाइबल कह जाते हैं। ठीक ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाइबल। और उसके बाद बहुत सारे बुक हैं जो कि आप क्वेश्चन करने के लिए, जोफेल नाज, ठीक ना, जो सारे मैं क्योंकि एक्चुअली हम लोग इस स्टेज पर है कि हम लोग सारे जो है बुक फॉरेन अथॉर के ही फॉलो करते हैं। फॉरेन अथॉर के बुक में एरर कम देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो उनमें ऑथेंटिक मतलब डाटा और ऑथेंटिक चीज़ें मिलती है, जो कि हम लोग थोड़ा, हाँ, थोड़ा उनकी लैंग्वेज का इशू होते हैं। ठीक है। लैंग्वेज के इशू होते हैं। और जब आप पढ़ोगे, जब आप पढ़ने के बाद जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उनको सर्च करोगे, आप उसके रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे, समझने की कोशिश करोगे, वो ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ अलग है। वरना आपका बनी बनाई हुई चीज़ अगर जा कहीं मिल जाए, ठीक ना, उसके बाद आप पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लो, आप सीख नहीं पाओगे लाइफ में कुछ। आप क्या, मैं भी नहीं सीख पाऊंगा। अगर जब मैं भी मान के चलो, कोई तो कहीं से पढ़ के तो आते हैं, अगर उनके पढ़ने के बाद सोचते हैं हम बहुत बड़े तुर्रम खान हो गए हैं, बहुत बड़े हम बादशाह हो गए हैं, ठीक ना, अपने आप को मेजर करने के लिए, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बस जो है, आपको अपनी असली, मतलब नहीं कहते असली रियलिटी में आपको पता नहीं है कि जो है, इसलिए नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, वो सब बातें जो है एक अच्छे इंसान के लिए जो है ये सब बातें जो है एप्लीकेबल होते ही हैं कि। तो हम लोग आज बात करते हैं, देखो, जीओसी। तो जीओसी में हम लोग बेसिकली जीओसी हम लोग पढ़ते आते हैं, ठीक ना। और जीओसी के नाम पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जीओसी में हम लोग बहुत सारे इफेक्ट पढ़ते हैं। तो उनकी चर्चाएं जब हम लोग कभी
फिर नेक्स्ट टाइम में कभी हम लोग करेंगे। और वो भी जो सी हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो एडवांस अप्रोच होते हैं, ठीक है। जो एडवांस अप्रोच कहने का मतलब है, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग तीन वे का यूज करते हैं। देखो, हम लोग हाउ टू अंडरस्टैंड, ठीक ना, हाउ टू अंडरस्टैंड। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पलट के देखोगे, ठीक है ना, आपको जो है बेसिकली एमओटी अप्रोच से ही आपको अगर जा आ रहे हैं तो एमओटी अप्रोच आपको अगर जा कमांड है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग की चीज़ है। और मैंने बार बार कहता हूँ कि अगर जा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर जा आप कोई जोड़ता है कोई, तो वो केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग आपको ऐसे नहीं कि सिंपल वे में पढ़ के निकल गया क्वेश्चन हो गया। केमिकल बॉन्डिंग को आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और बेस है वो क्या है, बेस है, कड़ी है। आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता हो तो आप जो है बिल्कुल फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और वो भी अच्छी तरीके से आना चाहिए और अप्लाई कर सको। हाउ टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, हम लोग जो कि बहुत सारे 90% आपको 90-80% जो है आपको बहुत सारे टीचर, बहुत सारे जो भी है आपको समझाते हुए मिलेंगे। क्योंकि समझाते हुए, क्योंकि एक्चुअली जिस समय वो थ्योरी ज़्यादा मतलब, देखो बच्चे को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बच्चे को आज उस लेवल का क्वेश्चन जब आते हैं तो उसी लेवल का पढ़ाई भी जाते हैं, मार्केट में कहो या आप कहीं भी कहो, ठीक ना। लेकिन जब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते हैं, कोई अच्छे सेटर मान के चलो कि मैं एग्जाम की बात करूँ, अच्छे एग्जाम जो नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें अगर कोई सेटर अगर जो आपको मिल जाए कि अच्छे मतलब कि आज के ज़माने के और क्रिएटिव माइंड के, तो आपको क्वेश्चन का लेवल वो चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन का लेवल चेंज करने का मतलब है वो जो पुराने कंसेप्ट पूछे जाते थे उससे थोड़ा लिंक हट करके पूछते हैं। तो उन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, उन क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है फिर उसको जो है तो उस लेवल का फिर पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। तो HSB, ठीक है, HSAB मतलब इसका नाम है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, ठीक है, ठीक है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के बेस पर भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक ना। उसकी यूजफुल अभी भी है और बहुत सारे, मेनली मैंने कहा कि बहुत सारे इसी को फॉलो करते हैं। और फिर है एडवांस थ्योरी में जो है, इसको कहते हैं हम लोग एडवांस। एडवांस अप्रोच में हम लोग जो है, देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट तो लगाएंगे, ठीक ना। जिनकी आदत नहीं है ये आपको एमओटी समझने की, तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगाएंगे ही, ठीक है। डिफिकल्ट करने का मतलब है थोड़ा उसके माइंड से जो है लगेगा अरे यार क्या चल रहा है। लेकिन जब आप विश्वास करो और अगर जो ये अप्रोच अगर जो आपको अप्लाई करना आ गया, तो हमसे ही बेटर आप जो है इंसान बन सकते हो इस फील्ड में, मतलब पढ़ने और पढ़ाने के फील्ड में। इसमें कोई शक नहीं है। मेरा काम है रास्ता दिखाना। और आपको एक बार समझ में आ गया तो पक्का है, सही है कि आप जो है किसी भी तरह का एग्जाम जो के पेपर जो है आपसे हो जाएंगे और आपको जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, ये तुच्छ सब क्वेश्चन जो है हम लोग को तो एमओटी आती है। तो एमओटी आप कहीं केमिकल बॉन्डिंग में नहीं आते हो तो क्या एमओटी आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग बेसिकली होमो और लूमो की बात करते हैं। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसका यह पूरा नाम होता है। अब देखो थर्ड जो है वे समझने का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा, ठीक है। ई नोट स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है ना, ई नोट के टर्म में हम लोग सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा, ठीक ना। इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा, ठीक है, इसके बेस पे हम लोग समझते हैं। लेकिन ये एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा समझना इतना आसान नहीं है। बोलना तो इतना आसान है लेकिन समझना इतना आसान नहीं है। जो रिसर्च के फील्ड के लड़के हैं, मतलब कि लड़के क्या, जो सर हैं, लड़के तो नहीं कह सकते हैं, जो है, और जो बड़े बड़े प्रोफेसर आप जैसे आईआईटी, जैसे हमारे देश में जो है हायर एजुकेशन की बात करें तो आईआईटी, आईआईसी, ठीक ना, आई सर, ये सब जो है काफ़ी विद्वान लोग वहाँ बैठे होते हैं। विद्वान कहने का मतलब है काफ़ी अपने लाइफ में डेडिकेट किए हैं पढ़ाई के लिए, साइंस के लिए, ठीक है।
तो उन सबों के जो है इस ये जो मतलब कि ऐसी बात नहीं है हम और आप नहीं समझ सकते हैं, बट इसके लिए आपको समय चाहिए। बट हम किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जब एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन आते ही नहीं है तो हम लोग जो है इस पर, हाँ, जब अगर ज़्यादा चूल मची है तो आप रिसर्च कीजिए, रिसर्च में इंटरेस्ट कीजिए, आपको जो है सारे डाटा इसी के अनुसार जो आपको फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है ना, इससे आपको डाटा लगाने होंगे, उनके उसमें आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, आपको जितने भी एडवांस केमिस्ट्री की पोर्शन है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, ये सारे जो काइनेटिक्स जो भी है एडवांस काइनेटिक्स, वो नहीं कि 11वीं 12वीं के काइनेटिक्स 11 12 के पढ़ के जो हम बहुत बड़े हीरो बनते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे आपको फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे आपको आने चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे आपको अगर आ रहे हैं तो आप पक्का जो है इस पर रिसर्च में जाइए और आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, लोगों को एमओटी तक भी समझ में नहीं आती है, वो मतलब कि समझ में क्या, वो इसी में जो है मतलब कि उसके बोरिंग होने लगते हैं, तो बोरिंग तो होना नहीं है, हम लोग को सीखना है ना। तो चलिए कोई नहीं, तो इस 3 थ्योरी से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब पढ़ने की जो प्रोसीड होती है, ठीक है। तो हम लोग देखो, हम लोग पहले जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे इनका, क्या करेंगे, जनरल जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। और सेकंड हम लोग ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल, वही एमओटी अप्रोच जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, और ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल, ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन, कौन कौन सा ऑर्बिटल जो है रिएक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक ना। अब एक एक मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, पाई स्टार, ये पाई स्टार की बात करें, आपको सिग्मा स्टार की बात करें, पाई बॉन्ड की बात करें, नॉन बॉन्डेड की बात करें, सारे एमओटी का खेला है यहाँ पर। और सब एमओटी जिनको आती है वो धुआं धुआं बना देंगे इस चीज़ों को, ठीक ना। तो ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद ऑर्बिटल डायग्राम फॉर होमोलुमो इंटरेक्शन, सॉरी, थोड़ा आज मेरा हेल्थ इशू चल रहा है। देखो, ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम फॉर होमोलुमो होमोलुमो इंटरेक्शन, ठीक है, ठीक है। देखो, अब ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिकुलर, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल, देखो, और ओरिएंटेशन ऑफ और मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल्स। अब फिफ्थ पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, अफेक्टिंग ऑर्गेनिक इन मॉलिक्यूल, कौन कौन सा फैक्टर ऑर्गेनिक इन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसी में हम लोग फैक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे जीओसी के नाम पर हम लोग पढ़ते थे, नंबर ए में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस, ठीक है। और हम लोग इसी में पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन,
हाइपर कंजुगेशन, फिर पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम लोग फील्ड इफेक्ट, फिर पढ़ते हैं हम लोग, आगे लिख देता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी सरफेस डायग्राम। देखो एक मिनट, हर एक रिएक्शन का हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डायग्राम ड्रॉ करने आनी चाहिए, और इसके ऊपर जिसका कमांड हो गया, तो आप बताओ, इतनी इतनी चीज़ हमारा बेसिक टूल है किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए। और जब इतना आपको आगे एनफ है, किसी भी रिएक्शन को थ्योरेटिकली में आपको समझना है, क्वेश्चन बनाना है, तो काफ़ी जो है मतलब कि एनफ है। मतलब कि आप देखो बात, जैसे कि हम लोग करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, तो हमने समझ ही लिया। जनरल इंट्रोडक्शन कहने का मतलब है हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, हमारे रिएक्शन में क्या क्या हमारे इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या, देखो जैसे मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं हम लोग, तो अभी मैं इसको और हम लोग ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होते हैं रिएक्शन में, उनके बाद ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोलिमो डायग्राम, होमोलिमो इंट्रैक्शन के लिए जो है ऑर्बिटल डायग्राम कैसी होती है। ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल का जो है ओरिएंटेशन जो है, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन जो है किसी मॉलिक्यूल में किस तरह होनी चाहिए, ठीक ना। सीन होनी चाहिए या एंटी पेरीप्लेनर होनी चाहिए, या आपको जो है ये सब हमें देखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिव ऑर्गेनिक इन मॉलिक्यूल, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जिसमें हम लोग जीओसी के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, फील्ड इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट सिलेबस की बात करें, थोड़ा सिलेबस इनका रिएक्शन मैकेनिज्म का ब्रॉडली है, तो आज हम शायद हमें सिलेबस का इंट्रोडक्शन करने में शायद टाइम लग जाए, ठीक ना। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो देखो एक बात सीधी से तौर पर समझ लो आप, कि रिएक्शन इंटरमीडिएट, जैसे कि हम लोग नाम सुने हैं, ठीक है ना, अच्छी तरीके से सुने हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ठीक है, कार्बोकटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, ये सब पढ़ते हैं। तो उनके रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम लोग को समझना है, ठीक है। उसके रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, और उसके बेस पर जो नेम रिएक्शन होते हैं उसे भी समझना है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो पहला है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन सैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेट आप तो को पता होगा भली भांति, ऑल ऑफ यू नो, ठीक ना, कि कार्बन जो है ये सैचुरेटेड का ऑर्गेनिक कंपाउंड भी फॉर्मेशन करते हैं, अनसैचुरेटेड भी करते हैं। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ही एग्जिस्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं कार्बन के ऑर्गेनिक के, ठीक ना। तो उसके रिएक्शन मैकेनिज्म हमको पढ़ना है, सैचुरेशन, जिससे कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, ठीक है। तो उसके उसके बेस पर जो है नेम रिएक्शन एंड नेम रिएक्शन, उसके कंसिक्वेंस में उसके नेम रिएक्शन जो आते हैं, नेम रिएक्शन बेसिकली कुछ होते नहीं, उसको अलग से पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम यही पढ़ेंगे हम लोग नेम रिएक्शन। इसे रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस पे कितने साइंटिस्ट ने काम किया सैचुरेटेड कार्बन पे, ठीक ना, उसके सिंथेसिस पर, तो उसी का नेम रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है।
ठीक है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली। आइसन 1, आइसन 1 कार्बोकेटायन एंड आइसन 2 एंड आइसन I, ठीक है, एंड IgP। ये सारे हम लोग को प्रोसेस पढ़ने होते हैं। ठीक है। अब देखो इसी में हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड में रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म और बीटा बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन पर जो रिएक्शन होते हैं, ठीक ना, बीटा हाइड्रोजन एंड नेम रिएक्शन। ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म और बीटा हाइड्रोजन को देखो, एक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एक बीटा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और गामा हाइड्रोजन भी होते हैं। तो हम लोग अल्फा हाइड्रोजन पर जो है हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं उसके रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बीटा हाइड्रोजन पर जो रिएक्शन होते हैं उससे उसका हम लोग ये नेम रिएक्शन, ये रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें कौन कौन रिएक्शन आते हैं भाई, देखो बीटा बीटा हाइड्रोजन पर E1, ठीक है, और E2 और E3, E3 कहता हूँ, E1CV। इसका नाम क्यों पड़ा सबकी चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल से। ठीक है। और इसमें कार्बोहाइड्राइड, कार्बोहाइड्राइड इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है। ठीक, E1 कंजुगेट बेस कहते हैं इसको, कार्बोहाइड्राइड इंटरमीडिएट। ठीक है। और हम लोग फिर EI। ठीक है। अब हम लोग आगे रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म और ओलिफिन, ओलिफिन जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ओलिफिन एंड एल्काइन पे पढ़ते हैं, एल्काइन। और इसका नेम रिएक्शन ही हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है। नेम रिएक्शन को पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, अब हम लोग आगे रिएक्शन मैकेनिज्म और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी आईआईटी के पेपर होते हैं, आईआईटी का मतलब गेट जेम, इसका फेवरेट टॉपिक है कार्बोनिल रिएक्शन, कार्बोनिल पर नेम रिएक्शन का। ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन कार्बोनाइल, कार्बोनिल भी कहते हैं इसको, कार्बोनिल कार्बन, काफ़ी ब्रॉडली है ये। इसमें एल्डोल, कंडेंसेशन वगैरह वगैरह, कैंडिजारो, बहुत सारे नेम रिएक्शन आते हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक ना, नेम रिएक्शन एंड इलाइट केमिस्ट्री, इसी में हम लोग इलाइट केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं। ठीक ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग को अभी ओवरव्यू ले रहे हैं सिलेबस का क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग एक फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कार्बिन केमिस्ट्री, जो कि इंटरमीडिएट की बात करें, कार्बिन केमिस्ट्री। फिर हम लोग नाइट्रीन, नाइट्रीन केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। फिर हम लोग बेंजाइन केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग इस वे में हम लोग को इतना सिलेबस का ओवरव्यू है, और हम लोग को अगर पता चलेगा, पता क्या, और हम लोग को कुछ ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है। एक मिनट।
तो ठीक है, तो हम लोग ओवरव्यू ले लिए। अब चलते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है। तो डिटेल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी रिएक्शन होता कब है, ठीक ना। एक कोई सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक ना, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट इसमें कोई रिएजेंट आते हैं, ठीक ना, कोलाइड करने के लिए। ठीक है, रिएजेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन लगाते हैं। रिएक्शन कंडीशन में क्या क्या होते हैं अभी मैं बात करूंगा उसके ऊपर। उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, काइनेटिक कंट्रोल, क्या क्या होता है उस सब भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रेट, जो कि हम लोग हिंदी में उसको कहते थे अभिकारक या अभिकर्मक, इसे हम लोग रिएक्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, उनके साथ रिएजेंट को डालते हैं। ठीक ना, उसके बाद रिएक्शन कंडीशन लेते हैं। रिएक्शन कंडीशन में देखो, अब रिएक्शन कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हमको करानी है, ठीक है ना। मतलब कि ज़्यादा देना है, कम देना है, क्या देना है, वो तो उसी के टेम्परेचर की बात करते हैं। स्पेसिफिक टेम्परेचर भी होते हैं बहुत सारे रिएक्शन कंडीशन में। उनके बाद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होनी चाहिए, पोलर होनी चाहिए कि नॉन पोलर होनी चाहिए। सॉल्वेंट भी काफ़ी डिपेंड करते हैं, अभी मैं बताऊंगा पोलर सॉल्वेंट में क्या क्या कहानी होती है, किस रिएक्शन का फेवर करते हैं, नॉन पोलर में क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेशर, प्रेशर के बिना तो काम ही नहीं होता है कोई भाई। आपको अगर जब प्रेशर नहीं दिया जाए तो आप पढ़ोगे भी नहीं, या दुनिया का कोई भी आदमी कुछ नहीं करेगा जब प्रेशर उसके ऊपर नहीं आएगा। प्रेशर आप आते हैं, समाज के आते हैं, फैमिली के आते हैं। तो आप ये नहीं कि पढ़ने दिल्ली आओ और लेकिन आप पढ़ो नहीं, सही से पढ़ाई नहीं करो, मौज करो। जब तक प्रेशर नहीं है तब तक तो ठीक है, जब प्रेशर आने लगा तो जो है आप कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो बिना प्रेशर का कोई भी काम नहीं होता है भाई इस लाइफ में। ठीक है, तो प्रेशर, उनके बाद जो है रेडिएशन, एक टेम्परेचर के प्रेजेंस में भी होता है जिसे हम लोग हीट कहते हैं, मतलब हीट के फॉर्म में हम लोग टेम्परेचराइज करते हैं। और इसका रेडिएशन इसको कहते हैं हम लोग फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, जो कि हम लोग ज़्यादा तौर पर हम लोग पढ़ते हैं पेरिसाइक्लिक। देखो, आगे की बात करें फिर कैटलिस्ट। देखो, अब कोई रिएक्शन कर नहीं रहा है, ठीक है, जिसे मान के लो कि हम पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमें सारा कंडीशन मिला हुआ है, बट हम रिएक्शन नहीं करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह है कि सब कुछ मिला हुआ है, सबस्ट्रेट आकर तैयार है, रिएजेंट आकर तैयार है, रिएक्शन कंडीशन जो होनी चाहिए सब कुछ मिल गया उन्हें। ठीक है, प्रेशर भी ठीक ठाक है, ठीक है, और टेम्परेचर भी ठीक है। उनके बाद जो है सॉल्वेंट भी सही है उसके कंपेरेबल में जिसमें हम लोग उसको डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और उनके बाद अब फिर भी रिएक्शन नहीं कर रहा है तो हम लोग कैटलिस्ट को लाते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है सबको पता है। आपका खाने के साथ अगर जा कोई मतलब अचार दे दिया जाए तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यही खाने में आपको चिकन में आपको छिपकली मिल जाए तो फिर बस छिपकली क्या छिपकली तो पॉइजन का काम करने लगते हैं, उतना भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको कुछ ऐसे मिल जाए जो कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे तो वो होते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे की बात करते हैं। ठीक है, तो अच्छे की बात करना भी चाहिए। तो कैटलिस्ट जो है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों जो है, ये दोनों भाई साहब रिएजेंट और सब्सट्रैक्ट जो है दोनों क्या होते हैं, दोनों अप्रोक्सीमेटी में आते हैं। ठीक है ना, दोनों के होमोलोमो अभी क्या कहानियाँ हैं सब बताएंगे अभी आपको। ठीक ना,
दोनों के बीच, दोनों क्या होते हैं, दोनों अप्रोक्स, दोनों अप्रोक्सीमेटी में आते हैं। फिर दोनों के बीच क्या होती है, बेशक बात है भाई, दो लोग आपस में आ गए तो क्या होगा, वाइब्रेशनल होगा, रोटेशनल एनर्जी। देखो एक सब्सटेंस के पास वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं। चलो थोड़ा बहुत हम लोग फिजिकल के इंट्रोडक्शन करते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री की। तो क्वांटम केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उनसे हम लोग का आइडिया लगता है, कभी हम लोग इसकी इतनी आइडिया थी नहीं बैचलर में। जब हम लोग मास्टर में आए तो हम लोग जो है इसके बारे में जानना जाने कि एक मॉलिक्यूल के पास, एक सिस्टम के पास वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे कि बात करें हम कि इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी लेवल, ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये सारे एनर्जी लेवल होते हैं। तो ये हमारे जो यहाँ पर जो है, जब दो आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा, टकराव होगा, कोलिजन होगा, ठीक ना। कोलिजन से क्या होगा फिर भाई, जब दो आपस में लड़ेंगे तो कुछ तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, या क्या होगा, सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग बात करते हैं अब अच्छे और बुरे की बात करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन अब कोलिजन होगा, मारधार होगी। मारधार होने का मतलब है दोनों के बीच, मतलब कि आपको बताया मैंने एनर्जी लेवल बहुत होते हैं, ठीक है। तो अब किस एनर्जी लेवल से क्या होता है, ये हमारी बात, हमारी बस की नहीं है, ये क्वांटम केमिस्ट्री वाले इसको समझेंगे। तो चले हम लोग, देखो सब, अब देखो जैसे कि हम लोग सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट की बात कर रहे थे, ठीक ना। रिएजेंट की बात कर रहे थे। अब देखो सबस्ट्रेट कुछ और हो सकता है, रिएजेंट कुछ और सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, या तो पहला कंडीशन है, सबस्ट्रेट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करने का मतलब है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन कमी हो सकती है, ठीक ना। अब कब कब कमी होगी, कब कब क्या होगा, सब देखेंगे जब हम लोगों की बात करेंगे, सब पता चलेगा। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, हम लोग को पोलैरिटी की थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में, बैंड ग्रुप में, पीरियोडिसिटी में हम लोग इतने पढ़ते पढ़ते हम लोग बूढ़े हो गए, ठीक है। तो बूढ़े का मतलब क्या, बूढ़े तो नहीं हुए हैं, बल्कि हम लोग उससे इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच भी, इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। अब देखो, या ये इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं, ठीक है, या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, या ये इलेक्ट्रॉन रिच ये भी हो सकते हैं, कभी कभी ऐसी कॉम्बिनेशन बन सकती है। और रिएजेंट भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में रिएक्शन होगा या नहीं होगा अभी देखते हैं हम लोग। और अगला केस हमारा नेक्स्ट केस है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं, और ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है। अब बताओ कि एक जगह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम लोग जब पोलर बॉन्ड पढ़ते हैं, पोलर मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, तो एक जगह जो है, जैसे कि मान के चलो कि जैसे मैं कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, कार्बोनिल का, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग, कहाँ तो होती है ज़्यादा। तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी साफ दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। अब इस पे कोई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई मान के लो कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक ना, नेगेटिव चार्ज वाले इस पे आके अटैक करेंगे, तो बताओ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहीं बन रहा है, ठीक है, और कहीं डेल्टा निगेटिव चार्ज बन रहा है। तो वहाँ के बीच, उन दोनों के बीच सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेंगे। मतलब वही वही फोर्स जो उनको करीब लाएगा दोनों का आपस में एक दूसरे में। क्योंकि भाई जहाँ नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव, ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, हमारा हमारे कुलम साहब का लॉ है, ठीक है। तो पहले उनका रिस्पॉन्सिबल होगा दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको करीब लाने के लिए। तो करीब जाएगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच करने का मतलब है
कि उसके पास इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज से भरे पड़े हुए हैं, वो देने के लिए तैयार है। दैट मीन्स निक्लोफाइल। अभी निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एट्रैक्शन होगा, क्या होगा, जहाँ एट्रैक्शन हुआ तो वहाँ पक्का है कि रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में भी अट्रैक्शन हो सकता है, जरूर होगा। एक इलेक्ट्रॉन रिच अब की बार सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच है और वो रिएजेंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा अट्रैक्शन होगा, दोनों का पास लाने करीब लाने का जो है, अप्रोक्सीमेटी में लाने का जो है रिस्पॉन्सिबल होगा अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो ये भी भाई साहब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज, तो दोनों जानते हैं दोनों सेम चार्ज जो है आपस में रिपेल करते हैं दूसरे को, ये दूसरे को करीब नहीं आने देंगे, खुद करीब नहीं है, मतलब करीब ही नहीं आएंगे क्योंकि रिपेल कर रहे हैं दूर से ही। ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है डेल पॉजिटिव चार्ज आना किसी सिस्टम में, ठीक है। ये भी हमारा दो अट्रैक्शन, दो अट्रैक्शन, ये हमारा दो अट्रैक्शन, ठीक है, दो अट्रैक्शन, ठीक है। इसके बीच जब अट्रैक्शन होगा, जब आपस में आएंगे चीज़ें, तो पक्का है कि चीज़ें आने के बाद जो है तो थोड़ा बहुत देखो, आपके घर में कोई अट्रैक्शन जिससे आप जुड़े हो, किसी से मिल, मतलब कि कहने का मतलब है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, जब अट्रैक्शन हुई है आप दोनों के बीच, तो पक्का है तो किसी दिन आपके साथ कोलिजन भी होगा, क्या होगा, कोलिजन भी होगा, ठीक ना, बिखराव भी होगा, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी होंगे ना, होते हैं, सभी के साथ होते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं कि आपके साथ ही हो रहे हैं, हमारे साथ भी होते हैं, सबके साथ होते हैं। और जिनके पास कभी अट्रैक्शन ही नहीं हुआ, जिनके ऊपर कभी चाहते ही नहीं हुए अट्रैक्शन की, तो उनके पास हम कोलिजन की क्या ही कल्पना करें, क्या ही एजम्पशन करें। उनके बाद जब कोलिजन ही नहीं होगा तो आगे कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अब दोनों के बीच मान के चलो कि लड़ाई झगड़े हो गए, अट्रैक्शन पहले हुआ था, बाद में किसी कारण बस जो है दोनों के बीच मतलब कि बातें नहीं बनी, तो आप समझ लो कि कुछ नया ही प्रोडक्ट बनने को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बस समय के इंतजार की, फिल्म में तो यही होती है। तो यहाँ पे जो है कोलिजन होगा, क्या होगा, कोलिजन, यहाँ पे भी कोलिजन होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के बीच जब अट्रैक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन में रिएक्शन नहीं होने की संभावनाएं होती है, ठीक है, नो रिएक्शन। यहाँ तो रिएक्शन होगा, यहाँ तो होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन रिच करने का मतलब है न्यूक्लियोफाइल, क्या हुआ, अभी मैं बताया था आपको, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से लविंग होना उसे, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक भी जो कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब, न्यूक्लियो मतलब है न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस से प्यार हो रहा होने वाला है, ठीक ना, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से उसको लव होने वाला है, मतलब उससे उसी से वो लव भी करना चाहता है, ठीक ना, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियोफाइल पड़ रहा है। और तो मतलब बताओ, जब पॉजिटिव चार्ज से जब उसको प्यार करना है तो जाना है, ठीक ना, तो उसके पास कौन सा चार्ज पहले से ऑलरेडी होगा, पक्का है निगेटिव चार्ज होगा, तब तो वो न्यूक्लियस को खोज रहा है, पॉजिटिव चार्ज को खोज रहा है, तो इसलिए हम लोग ये निगेटिव चार्ज दिखाते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का क्या कहना है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो हमारा होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं ई प्लस से, ठीक है। तो ये हमारा जो ई प्लस कहने का मतलब इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसकी ओर जाना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल की ओर जाना चाहेगा, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, जहाँ पर हमें उससे नेगेटिव चार्ज मिल जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच अट्रैक्शन होते हैं, जरूर होते हैं भाई, प्रोडक्ट बनते हैं। देखो हम लोग को इसमें एक छोटी सी बेसिक सबको आती भी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है हम लोग को ध्यान देने होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का ट्रेंड क्या होता है, सबसे ज़्यादा पहले फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, ठीक है, क्लोरीन और नाइट्रोजन का अप्रोक्स होता है, ठीक है, लगभग लगभग अप्रोक्स होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर सल्फर का होता है, ठीक है, फिर उनके बाद आयोडीन का होता है, फिर कार्बन का होता है, फिर फास्फोरस का होता है, ठीक है। आप लोग कभी देखिएगा, एक मिनट ऐसी,
ठीक है। तो देखो, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ पोलैरिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यही हरकतें होती है, यही काम ही होता है, दोनों के बीच पोलैरिटी, दोनों चीज़ों के बीच पोलैरिटी जो जनरेट कर देना, ठीक ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। ठीक है, पोलैरिटी या डायपोल इन या गिवन मॉलिक्यूल ठीक है। जो मॉलिक्यूल है उन दोनों के बीच मॉलिक्यूल के बीच जो है पोलैरिटी को डेवलप करना, ठीक है। और डायपोल को क्रिएट करना, यही काम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, किसी भी सिस्टम में बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन में एक ऐसे भाई साहब होते हैं जो कि अपने आप को ताकतवर होते हैं। वो दोनों, अगर दो दो एटम के बीच डिफरेंट एटम को हो, आप डिफरेंट एटम की बात करते हैं, इंटर हैलोजन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अभी। डिफरेंट एटम जो है, इन दोनों के बीच अगर जो है सेम मतलब कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से जो है बॉन्ड बना है, उसमें कुछ ऐसे एक भाई साहब ऐसे होते हैं जो कि वो ताकतवर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ताकतवर कहने का मतलब है उसकी पावर ज़्यादा होती है, उसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की वो टेंडेंसी रखते हैं। तो वही टेंडेंसी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या कंसिक्वेंस होते हैं, ठीक है। इसके 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 बाद जो है क्या देखने को मिलता है हमें, क्या हरकतें होती है मॉलिक्यूल में, क्या हरकतें होती है, पोलैरिटी जनरेट होती है, दोनों के बीच डायपोल बनते हैं, ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूल होने लगते हैं। फिर उनके बाद कभी कभी तो ऐसे भी होते हैं जब ये बैलेंस हो जाते हैं डायपोल, तो जो है नॉन पोलर भी आते हैं। वो सारे केस हम लोग देखेंगे कभी जब आएंगे तो पोलैरिटी आते हैं, फिर डायपोल आते हैं, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये सब फिनोमिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बाद। देखो, हम लोग आगे की बात करें, जैसे मान के चलो कि ए और बी, अभी अभी मैंने बात किया, मान के लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक ना, काय बी मोर देन काय ए, ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो दोनों के बीच इक्वल शेयरिंग से अगर बॉन्ड में मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके बॉन्ड बना है, तो ये हमारा क्या है, ये और अपनी इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहनी चाहिए यहाँ पे बीच में, अरे यार, ठीक है, बीच में रहनी चाहिए, लेकिन बीच में तो है नहीं। ये इसकी ओर शिफ्ट हो रहा है, किसकी ओर शिफ्ट हो रहा है, इनकी हो रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होना है, पक्का है। ये डेल डेल निगेटिव हो गया, या डेल पॉजिटिव हो गया। अब दो डिफरेंट डायपोल मतलब स्पीशीज बन रहे हैं चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर डायपोल बन रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यही कंसिक्वेंस है, इसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का परिणाम यही देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या घाट लॉसेस है, ये सारे मॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो, अब हम लोग बात करते हैं, आज बेसिकली इंट्रोडक्शन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ठीक है, देखो, स्टेप फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पर हम लोग उसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कोई ए मॉलिक्यूल है, ठीक है,
CH4 मैंने लिया एग्जाम्पल के तौर पर, CH4, ठीक है। यहाँ पर डेल पॉजिटिव या डेल निगेटिव, ऑब्वियसली बात है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर डेल निगेटिव और यहाँ पर हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं बी में, ये कोई बॉन्ड से किसी एटम से जुड़े होंगे, ये OH, ठीक ना। यहाँ पर डेल निगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, अब हो गए ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखो, एक हम लोग ऑक्टेट के टर्म में भी समझ सकते हैं कि ऑक्टेट थ्योरी जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, बट उसके कब उतना तो नहीं है, इसके तो ऑक्टेट पूरे हैं। इस कार्बन मॉलिक्यूल का, कार्बन एटम के तो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ये फुल फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन तो है। बट फिर भी इसके ऊपर क्रिएशन ऑफ चार्ज हो रहे हैं, किसके कारण भाई? क्योंकि इसके साथ में जुड़े हैं हाइजर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा होती है कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो दोनों के बीच जो है चार्ज सेपरेशन होने लगते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी ओर शिफ्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो फिर देखो डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, ठीक है, डेल पॉजिटिव, ठीक है। और बात करूं मैं एक्स, क्या है हमारा यहाँ पर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर मैं यहाँ पर डेल नेगेटिव भी है, डेल पॉजिटिव, ठीक है ना। आर बराबर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। आर यहाँ पर मैं आर देता हूँ, CH3 भी हो सकते हैं या हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग आज बात कर लिए वैसे ये इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या क्या हम लोगों का पढ़ने होते हैं, है ना। और क्या क्या जो है हमको जो है इसमें सीखने होते हैं, और क्या क्या कंडीशन होती है, तो हम लोग आगे फिर इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।